आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी कृतिका। आज जो चैप्टर करेंगे वो चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है साना साना हाथ जोड़ी। इनकी ये जो साना साना हाथ जोड़ी एक यात्रा वृत्तांत है। इस यात्रा वृत्तांत को लिखने वाली लेखिका का नाम है मधु कांकड़िया है। साना साना हाथ जोड़ी का क्या मतलब होता है? साना साना का मतलब होता है छोटे छोटे हाथ, मतलब हाथ को जोड़ना, मतलब छोटे छोटे हाथ से वो प्रणाम करती हैं, भगवान से प्रार्थना करती है। इसमें लेखिका मधु कांकड़िया है ना, सिक्किम की राजधानी गंगटोक तथा उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन जो है सो बड़ा ही रोचक ढंग से किया है। इस यात्रा वृत्तांत की विशेषता यह है कि लेखिका अपने जो है सो ना सामाजिक दायित्व के प्रति सजग है। कि जो गंगटोक को जा रही हैं और देख रही हैं तो उधर का लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, तो वो सारी चीज अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखती हैं। तो इससे पता चलता है कि लेखिका जो है सो सामाजिक दायित्व के प्रति सजग है और श्रमजीवी लोगों के प्रति उनके मन में जो मेहनत करते हैं, ये सब करते, जैसे उनके गाइड थे, ये सब थे, उधर के लोग थे जो किस तरह से पहाड़ी पर अपना काम करते थे, ये सब सारी बात लिखती है। उस शहर की सुंदरता के बारे में भी लिखती है। तो ये तो हम शॉर्टकट में आपको इस चैप्टर के बारे में बताए हैं, लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ ना हम लोग शब्द अर्थ को समझ लेते हैं, जिससे कि चैप्टर को समझने में आपको आसानी होगी। अतीन्द्रियता का मतलब क्या है? इंद्रियों से परे। उजास मतलब प्रकाश और उजाला को बोलते हैं। रकम रकम मतलब तरह तरह के। रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे। शिद्दत मतलब अधिकता या प्रबलता को बोलते हैं। मुंडकी सिर को बोलते हैं। मशगूल व्यस्त। अभिशप्त मतलब सापित। सरहदों मतलब सीमा को बोलते हैं। तामसिकताएं मतलब तमोगुण से युक्त कुटिल, या तो कुटिल को भी बोल सकते हैं। तमोगुण मतलब जिसके अंदर मतलब गुस्सा वगैरह नहीं होता है, उससे जो फ्री आदमी होता है उससे बोलते हैं तामसिकताएं। वासनाएं बुरी इच्छाएं। सयानी समझदार को बोलते हैं। जन्नत स्वर्ग को बोलते हैं। चैरवेती मतलब चलते रहो चलते रहो। वजूद अस्तित्व। रिपेइंग काम लेना और ज्यादा लेना। ठाठे हाथ में पड़ने वाली गाठे को बोलते हैं। बड़वीला बढ़े हुए पेट वाला को बोलते हैं बड़वीला। मध्यम मध्यम मतलब हल्की धीमी। हलाहल जहर को बोलते हैं। संक्रमण मतलब मिलन। लेवल स्तर को बोलते हैं। सुर्खियों तब चर्चा में आना। गुडुप निगल लिया। राम रोछो मतलब अच्छा है। टूरिस्ट टूरिस्ट स्पॉट मतलब भ्रमण स्थल। तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर का शब्द अर्थ समझ लिए। अब हम चैप्टर को पढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या लेखिका अपने यात्रा वृत्तांत में लिखती है। मैंने हैरान होकर देखा। आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? रात में जगमगाता गैंगटोक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। कहने का क्या मतलब, उस शहर की सुंदरता के बारे में लेखिका बता रही थी। रात के वक्त शहर एकदम जगमगा रहा था, तारे टिमटिमा रही थी। शहर की सुबह जो है, शाम रात सभी सुंदर थे। जब यात्रा कर रही हैं तो उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि भाई शहर ये कितना सुंदर है। रात का समय था तो रात के समय उस शहर का सुंदरता और भी देखने लायक थी। तो इसलिए लेखिका जो है उस शहर के बारे में बता रही थी, रात के समय उन्हें कैसा महसूस हो रहा था। और उन्हें लगता था ये शहर जो है सो मेहनतकश बादशाहों का एक ऐसा शहर है जिसका सब कुछ सुंदर था। सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर उन्हें लग रहा था। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। कुछ इस कदर की उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सब शून्य था और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। अब लेखिका क्या कह रही हैं? उन्हें लग रहा था ऐसा कि लेखिका को ऐसा लग रहा था कि उस सितारों से भरी रात मतलब रहस्यमयी उन्हें लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि कोई उस वो उनके मतलब शहर जो है सो उनको अपनी तरफ खींचे जा रहा था। उनको लग रहा था जैसे इस शहर में जादू भरा हुआ है। उनका चेतना वगैरह सब कुछ ऐसा हो गया था, अर्थहीन हो गया था। लग रहा था मानो वो काम ही नहीं कर रहा था, भीतर बाहर सब शून्य था। और उनकी अतीन्द्रियता मतलब इंद्रियों से सब कुछ पड़े, मतलब उनका इंद्रिय कुछ काम नहीं कर रही थी। और वो शहर कैसा था? लग रहा था डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। लग रहा था वह शहर जो है सो एकदम जगमग जगमग कर रहा था, सुंदर मतलब लग रहा था।
ये जादुई लग रहा था, उस शहर के में लग रहा था कोई रहस्यमयी जादू उस शहर के अंदर है। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फटने लगा, एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। शाना शाना हाथ जोड़ी, गर्दहू प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कसौले, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना का ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। अब धीरे धीरे उजास का मतलब क्या है, प्रकाश और उजाला हो रहा था, रात बीत रहा था, सुबह हो रही थी। तो जैसे सुबह होने लगी तो लोगों को प्रार्थना, जो लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो क्या प्रार्थना कर रहे थे, साना साना हाथ जोड़ी गर्दों, मतलब उधर का भाषा है, वो अपने भाषा में जो है सो ये प्रार्थना को गा रहे थे। हमरो जीवन तिमरो कुशेली, मतलब वो लोग क्या, इसका मीनिंग है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों से समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना एक नेपाली युवती से वो लेखिका सीखी थी, ये वाला प्रार्थना जो है। सुबह हमें युमथांग के लिए निकलना पड़ा था, और आग खुलते ही मैं एक बालकोनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम हो तो बालकोनी से भी कंचनजंगा दिखाई देता है, पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा न दिखनी थी, न दिखी, पर सामने ही रकम रकम रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लोगों लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। किसी ने उन्हें बताया था कि अगर आकाश साफ हो ना तो बालकोनी की मतलब से कंचनजंगा का पहाड़ दिखाई देता है। लेखिका भागी उधर देखने के लिए, लेकिन बादल था मतलब आकाश में, तो फिर उन्हें न दिखाई दी। उन्हें जैसे लगा ठाकुर जी, मतलब कहने का मतलब ठाकुर जी किसे बोलते हैं, शिव जी को बोलते हैं। जैसे शिव जी का कपाट कभी कभी बंद होता है ना, कभी कभी दिखाई देते हैं, कभी कभी नहीं दिखाई देते, उनको ऐसे ही लग रहा था। तो उन्हें तो वो चीज कंचनजंगा ना दिखाई दिया, पर वो सामने क्या देख रही है, रकम रकम करने, मतलब तरह तरह के सुंदर सुंदर फूल उन्हें बाग में दिखाई दिया। बहरहाल गैंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी घाटियां, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियों और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी। आपको ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। क्या वह बर्फ मिलेगी, मैं बचकाने उत्सुकता से पूछने लगती हूँ। फिर अब लेखिका जो है सो गैंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग वो जा रही थी। तो ड्राइवर जो था सो ड्राइवर कम था, उसका नाम था जितेन नार्गे। तो वो गाइड का भी काम कर रहा था, ड्राइवर का भी काम कर रहा था, तो इसलिए लेखिका क्या बोलती, ड्राइवर कम जितेन नार्गे मतलब गाइड का भी काम कर रहा था। तो पूछ रही हैं लेखिका, बच्चों की तरफ पूछ रही हैं, क्या मुझे वहाँ बर्फ देखने को मिलेगी। जगह जगह गर्दाए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों की जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पे आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था, मेरी नजर उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी तस्वीर देखी थी। अब क्या अपना तय कर रही हैं तो सुंदर सुंदर पहाड़ देख रही हैं और नुकीले पेड़ों का जायजा वो ले रही हैं। फिर वो क्या है ना, वो जो है नार्गे जो है उनका गाइड, ड्राइवर और गाइड दोनों उसे कर सकते, वो उन्हें पताकाएं दिखा रहा है, फिर उस पताकाएं के बारे में बता रहा है कि ये ना शांति और अहिंसा का प्रतीक है। नार्गे बताता है कि यहाँ पर ना बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से कहीं दूर पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है, और कोई अच्छा काम किया जाता है तो उसके लिए रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। लेकिन लेखिका का उसके बात पर ध्यान नहीं जा रहा था, उसके गाड़ी में लगे दलाई लामा की तस्वीर पर उनकी नजर टिकी हुई थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कविलोंग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीस खे बमसन ने लेप्चाओ के सोमेन से कुंज तेग के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है।
लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदृढ़ झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआत स्थल। अब क्या है ना, नार्गे जो है सो उनका ड्राइवर जो है सो क्या बता रहा है, उस जगह के बारे में बता रहा है कि इस जगह का नाम जो है सो लॉन्ग स्टॉक है, यहाँ गाइड फिल्म का शूटिंग भी हुआ था। तिब्बत के चिस्खे बमसन ने लेप्चाओं के साथ यहाँ पर संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किया था। यहाँ एक पत्थर स्मारक के रूप में है जिस पर कि लेप्चा और भूटिया सिक्किम की दो स्थानीय जातियों के बीच लड़ाई के बाद यहाँ जब झगड़ा हुआ था उसके बाद अब वो शुरुआत शांति वार्ता का शुरुआती स्थल बन गया है। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र, यह क्या? नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। आश्चर्य में वो पूछती हैं, क्या? चाहे मैदान हो पहाड़ हो, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी, लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। फिर वो क्या बोल रहा है, इस कुटिया के भीतर में वहां पर रुकती हैं, रास्ते में कहीं रुकती हैं तो एक कुटिया मिलता है, कुटिया के भीतर में देखती हैं कि चक्र जो है सो घूम रहा है, तो पूछती हैं क्या है, तो नार्गे जो है सो बताता है कि प्रेयर व्हील है, इसके घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। फिर कह रहा है कि हमारा देश चाहे कितना भी वैज्ञानिक प्रगति कर लिया हो, लेकिन यहाँ का लोगों का ना आस्था इसमें है, यहाँ के लोगों की आस्थाएं, विश्वास कह सकते हैं, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पना सब एक जैसी है। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली उछल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधे के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटानियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय अब क्या करे, धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ते जा रही थी। तो बस्ती सब पीछे छूटे जा रहा था, कुछ उस स्वेटर बुनती नेपाली युवतिया को देख रही हैं, कुछ भारी भरकम सामान उठाए, उन्हें बहादुर नेपाली दिखाई दे रहे थे। धीरे धीरे घाटी जो है सो पीछे छूट रहा था और हिमालय का पल पल जो है ना स्वरूप चेंज होते जा रहा था और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरी और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा, घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी, वादियां चौड़ी होने लगी, बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्ते से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच खोले खाते निकल रहे हो। अब जब यात्रा कर रही थी तो यात्रा कैसा था, उन्हें रास्ता पूरा वीरान लग रहा था, संकरे लग रहा था, पूरा घुमावदार था रास्ता, तो ऐसा लग रहा था जलेबी की तरह वो घुमावदार रास्ता है। घाटी बहुत गहरी थी और इस तरह से वो रंग बिरंगे फूल का भी देख रही हैं क्या कि अधिकता फूल सब घाटी में बहुत सुंदर सुंदर उन्हें फूल सब दिखाई दे रहे हैं। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव कब पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। मतलब कह रहे लेखिका क्या बोल रही, जब वो जा रही थी तो इतना सुंदर सब सीन सब देख रही हैं, घाटी का सुंदरता सब देख रही हैं, तो जितने भी पर्यटक सब थे, मतलब सैलानी जो घूमने वहां जाते उसे सैलानी बोलते हैं, तो ये सब क्या है ना झूम झूम कर ये गीत गाने गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। पर मैं मौन थी, वो चुप थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल मैं कभी आसमान के छूते पर्वतों को शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जल प्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इटला इटला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तीस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तीस्ता नदी, पर यहाँ इसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर थी। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। अब क्या करें, लोग सब देख रहे थे तो गाना गा रहे थे, लेकिन ये चुपचाप शांत थी, किसी ऋषि की तरह साथ थे। मतलब ये सारे सीन देखने के लिए जीप की ना खिड़की से अपनी मुंडकी मतलब अपना कभी कभी सर निकाल के कभी पर्वत देखती, कभी आसमान देखती थी, और कभी कभी वो नीचे मतलब इठलाकर बहती चांदी की तरह नदी को देखती थी। उस नदी का क्या नाम था, तीस्ता नदी। जब सिलीगुड़ी
से अपना सफर तय की थी ना, तो वहीं से वो तीस्ता नदी को देखते जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे वो पहाड़ी घाटी की ओर बढ़ रही थी तो तीस्ता नदी का जो खूबसूरती है ना और भी सुंदर होते जा रहा था। तो लेखिका ऐसा महसूस कर रही थी कि जैसे चिड़िया का पंख कितना हल्का होता है, तो अपने आप को वैसे ही वो हल्का महसूस कर रही थी। मेरे नगपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय की सलामी देना चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी, खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना। इसका नाम था सेवन सिस्टर फॉल। उस झरना का क्या नाम था याद रखिएगा, सेवन सिस्टर वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे, सभी सैलानी इस खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल हो गए थे, मतलब व्यस्त हो गए थे सभी लोग। जब सेवन सिस्टर वाटरफॉल जब देखे तो सभी सैलानी उतरकर उसकी पिक्चर ले रहे थे, फोटो ले रहे थे। यादें युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठे झरने के संगीत के साथ ही आत्मा को संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबाया तो भीतर भीग गई, मन काव्यमय होता, सत्य और सौंदर्य को छूने लगी। मतलब ये क्या कह रही हैं, आदम युग के किसी अभिशप्त का मतलब शापित राजकुमारी सी ये मतलब अपने भारी भरकम पत्थरों पर बैठ के झरने का संगीत वो सुन रही थी। लग रहा था जैसे किसी राजकुमारी को श्राप दे दिया क्या, वो चुपचाप पत्थर पे बैठ के संगीत मतलब झरने से जो आवाज निकलता है ना उसको लेखिका सुन रही थी। और क्या है, थोड़ी देर के बाद वो जलधारा में जब अपना पांव डुबोती है तो उनका मन एकदम अंदर से मतलब तृप्त हो जाता है, काव्यमय हो उठता है, सत्य और सौंदर्य को छूने लगता है। उनको बहुत अच्छा एहसास एहसास होता है। जीवन की अनंतता का प्रतीक हुआ झरना उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझमें जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। जब उसमें पांव डाली तो इस कर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने को पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। और जब वो झरना के पास रुकी थी, अपना पाँव जो उस पानी में जब डाली थी तो ऐसा उनके अंदर लग रहा था कि उनकी भीतर के अंदर की जितनी तामसिकताएं मतलब तमोगुण है, मतलब खराब मतलब विचार है, ये सब है, और वासनाएं मतलब बुरी इच्छा है, वो सब धारा में बह गई। उनका मन एकदम शांत हो गया और धारे झरने की आवाज को बहुत देर तक अस्थिर होकर सुनते रहे। लेकिन जितेन जो था, जो उनका गाइड था, गाइड भी कह सकते हैं या ड्राइवर भी कह सकते हैं, वो बोला कि यहाँ से भी आगे और बढ़ेंगे तो हम लोग इससे भी सुंदर जगह को चलेंगे, आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे। अनमनी सी मैं उठी, थोड़ी देर बाद फिर वही नज़ारे आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं फलस्तर उखड़ी दीवार की तरफ पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छू मंतर जैसे किसी जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में। अब जैसे जैसे रास्ते में आगे बढ़ रही थी तो वही फिर नज़ारा सब जो देख रही थी, तो अब रास्ता में क्या हो गया, बादल आ गया। तो बादल आने से वो सारा चीज जो था, नज़ारा जो था मतलब बादल में ढकते चला गया। चित्रलिखी सी मैं माया और छाया की इस अनूठे खुल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्य को उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। माया मतलब इस तरह का जो घाटी का जो सौंदर्य देख रही थी, तो लेखिका को ऐसे लग रहा था मानो वो प्रकृति उन्हें और मतलब सियानी का प्रकृति उन्हें और समझदार बना रही है, जीवन के रहस्य के बारे में उन्हें समझा रही है। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहां पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे। थोड़ी देर बाद ही वो छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई। मैंने गर्दन घुमाई। सब ओर जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी, नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूल, घाटी और वादियों की दुर्लभ नजारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। वो गाड़ी को वहां पे थोड़ी देर के लिए रुकवा देती है और गर्दन घुमाती है तो जन्नत मतलब क्या, उन्हें लगता है जैसे स्वर्ग ही स्वर्ग हो। ये नजर नजर एक छोर से दूसरे छोर पर अपना दौड़ाती है तो देखती हैं कि चारों तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती है, फूल, झरने, घाटी, ये सब दुर्लभ नजारे हैं। और वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवहमान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवाज बादल, मध्यम मध्यम हवा में इलोरे लेते प्रीता
और रोडोडेंड्रो के फूल सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए, चैरवैती चैरवैती और समय की इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। और पल भर में सब कुछ लग रहा था जैसे चेंज हो रहा है वहाँ। देख रही थी, मध्यम मध्यम हवा बह रही थी, रोडोडेंड्रो के फूल देख रही थी, और चैरवैती चैरवैती का क्या मतलब है, सब चलते रहो इस तरह की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे उनका लग रहा था कि उनका वजूद जो है सो उसी सतत प्रवाह में बहे जा रहा है। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखेर सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी, आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी, साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया, वह महाभाव सुखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्र मुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर निकल आई थी कि अचानक पाँव पर ब्रेक सी लगी, जैसे सामिध्य भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांग्या के नुपुर अचानक टूट गए हों। मैंने देखा कि इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ती और औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गुथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोको बड़ी टोकरी, मतलब डोको को बोलते हैं बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। ये सब तो घाटी का सुंदरता देखी, पहाड़ का सुंदरता देखी, सेवन सिस्टर देखी। उसके बाद जब वो आगे कुछ देर तक आगे बढ़ी तो उनके पाँव पे जैसे लगा कि कुछ ब्रेक सा लग गया है। वो इस तरह से देख रही कि उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। पहाड़ी औरतों को देख रही कि जो पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इतनी कोमल से दिखने वाली ये जो स्त्री है, सो औरतें हैं, सो किस तरह का ये साहस वाला काम करती है। अपने पीठ पर ना डोको बड़ी टोकरी में बच्चे को भी रखी हुई थी और कुदाल उठाकर भरपूर ताकत से जमीन पर मार रही थी। तो उन्हें देखकर ये बड़ा मतलब इन्हें बड़ा आश्चर्य होता है उस औरतों को देखकर। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलवादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। वहीं पर खड़े BRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा मैंने, यह क्या हो रहा है? मतलब उन्हें बहुत आश्चर्य लग रहा कि इतना सुंदर स्वर्गीय सौंदर्य है, फूल है, नदी, झरना, घाट, लेकिन यहाँ भी जो है मातृत्व, मतलब एक तरफ अपने बच्चा को पीठ पर रखी हुई है टोकरी में और श्रम कर रही है, मेहनत कर रही है, मतलब वो भी अपने रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए यह जंग लड़ रही है। तो फिर एक बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन का लगा हुआ था, तो वहाँ एक कर्मचारी से पूछ रही है क्या हो रहा है। उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही है, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ियां चौड़ा बना रही है। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह। मेरे मुंह से अकस्मात निकला, वह संजीदा हो गया। कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाने। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ तोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों को बदला जाता है, फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। अब वो जो कर्मचारी है सो लेखिका को बता रहा है कि रास्ता बढ़ाना कितना कठिन काम है। थोड़ा सा भी चूक हुआ तो सीधे पाताल प्रवेश, मतलब आदमी खत्म हो जाएगा, वो ऊपर ही चला जाएगा। तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दिज रोड्स। आप ताजुब करेंगे आप ताजुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौतों को झुठलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला। मैंने मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार परामू और गुमला के जंगलों में देखा था। पीठ पर बच्चों को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां। उन आदिवासी युवतियों को फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथ में पड़े ठाठ एक की कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है। सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू पर अभाव और यातना और वंचना एक तरफ। जब लेखिका उस औरतों को और उधर के लोगों को जो काम करता देखती है तो उन्हें पलामू और गुमला की कुछ आदिवासी महिलाओं की भी मतलब ध्यान चलाता है कि वो भी इसी तरह की मेहनत वाला काम करती थी, अपने पीठ पर कपड़ों से बच्चों को बांध लेती थी और इस तरह का काम करती थी। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है,
इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, जिसके लिए आप इतने पैसे खर्चे करके आई हैं। तभी उनकी मित्र जो है मनी और जितेन जो है गाइड या ड्राइवर कह सकते हो, खोजते खोजते, और उनको क्या बोल रहे कि ये तो आप इस मतलब महिला सबको इधर के पहाड़ी लोगों को आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन पहले तो पहाड़ों की सुंदरता को लिए देख, सुंदरता को आप देखिए, जिसके लिए आप इतना पैसे खर्च कर कर यहाँ तक आई हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेइंग है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक लौटा देती है। मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे, तभी मैंने देखा हुए श्रम सुंदरिया किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। अब ये देख रही हैं तो उन्हें बहुत मतलब आश्चर्य लेखिका को हो रहा है। उन्हें लग रहा है वेस्ट एट रिपेइंग कहने का मतलब है कि कितना कम लेकर समाज को कितना कुछ दे जाती हैं। फिर कुछ देर में देखती हैं कि उस सरम सुंदरिया जो मेहनत करने वाली औरतें थी, सो किसी बात पर खिलखिला के हंस पड़ती हैं। तो उनका जीवन जो है लगता है कि सारा जीवन उनका लहरा उठता है। खंडहर जो है वो सब जो देख रही हैं तो लग रहा है कि ताजमहल बन गया, मतलब यादगार उनके मन में वो सब सारी चीजें मतलब रह गया। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम पर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की एक उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे, हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया कि हर दिन 3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। उधर की महिलाएं तो मेहनत करती हैं, बच्चे को भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो स्कूल जो जाते हैं सो 3.5 किलोमीटर की पहाड़ी पर चढ़कर स्कूल जाते हैं, और जितेन से वो बच्चे सब लिफ्ट मांग रहे थे। क्या स्कूली बस नहीं? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम, यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना चिकना बड़वीला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माओ के साथ मवेशियों को भी चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों की भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। अब वो मणि को बता रहा है, लेखिका की जो मित्र है उसको जितेन जो है सो बता रहा है कि यहाँ आपको ना कोई आपको चिकना मतलब बरवीला जो है सो, बरवीला कहने का मतलब क्या है, बढ़े हुए पेट वाला आपको कोई यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ का जीवन बहुत कठोर है, इतना मेहनत करना पड़ता है कि किसी का पेट निकला हुआ नहीं रहता है। यहाँ के बच्चे भी अब स्कूल तो जाते ही हैं, साथ में अपनी माओ के साथ मवेशियों को चराते हैं, मतलब वो भी बच्चे भी मेहनत करते हैं। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। कई बार लगा जैसे रास्तों को इंच टेप से नाप कर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसकते तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाओ, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। इस तरह का स्लोगन लिखा हुआ था कि भाई आप धीरे चलाएं, आपके घर में बच्चे हैं, नहीं तो ऐसा है आपका इंतजार कर रहे हैं। तो पता चलेगा कि आप धीरे न चला रहे, ध्यान उधर उधर गया तो सीधे आपकी गाड़ी घाटी में चली जाएगी और आप सीधे ऊपर का रास्ता नाप लेंगे। तो इसीलिए हर जगह लिखा रहता था कि वहाँ गाड़ी धीरे धीरे चलाएं और घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी मिली, वी केयर मैन इंटर अराउंड। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतों गायों को चराकर वापस लौट रही थी, कुछ के सिर पर लकड़ियां की भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे हरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने, मतलब सिक्किमी परिधान को बोलते हैं बोकू, चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरफ उफान लेती उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग की बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था।
अब जब वो पहाड़ी पर जा रही हैं तो चाय के बागानों में देखती हैं कि कुछ युवतियाँ बोकू पहने, मतलब सिकमी परिधान पहने हुए चाय की पत्ती तोड़ रही थी। तो उसमें एक युवतियाँ जो थे ना, सो लाल रंग का पहनी हुई थी बोकू, और चाय का बागान हरियाली था। तो लेखिका को लग रहा था जैसे ये सूरज डूबने की स्वर्णिम जो होता है ना आभा, इस कदर उन्हें लग रहा था कि इंद्रधनुषी छटा बिखेर रही थी। वो इतना उस पर मंत्र मुग्ध हो गई कि चीख पड़ी। इतना सौंदर्य उनके लिए सहज था, मतलब वो बर्दाश्त अब नहीं कर पा रही थी इतना अधिक सुंदरता देखकर। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग पड़ाव लेना पड़ा। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी यहाँ निश्चिंत सो रही थी। उसी लायुंग में हम ठहरे थे, तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थर पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तीस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी। मध्यम मध्यम का मतलब धीरे धीरे हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे मतलब पक्षी और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सा घुंघरुओं की रुनझुनाहट सी आंखों अनायास भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बोधिस्त्व जैसे भीतर उगने लगा। वही सुख शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षमय अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया है। अब लेखिका को वहां जब लायुंग में रुकी हुई थी तब वो सब सारा चीज वो सोच रही थी कैसा मतलब उन्हें वहां महसूस हुआ। मध्यम मध्यम हवा भी बह रही थी। तीस्ता नदी को भी देख रही थी। वहां उनका मन जो था मंदिर की घंटियों को घुंघरू की झुनझुनाहट मतलब सब कुछ उन्हें सुनाई दे रहा था। अनायास ही उनको क्या होता आंखें भर आती हैं। उन्हें लगता है कि ज्ञान का नन्हा सा बोधिस्त्व उनके भीतर सुख शांति और सुकून है। यहाँ अखंडित संपूर्णता, पेड़ पशु पौधे सब कुछ अपनी अपनी लयताल गति में लगे हुए हैं। तो इस तरह को देखकर उनके लिए अब हिमालय अब उनके लिए एक कविता नहीं दर्शन बन गया है। पर अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजलि में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौन था। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं, पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकता बह जाए। अब क्या होना मतलब अंधेरा होने से पहले वो किसी पत्थर को से होकर तीस्ता नदी को की धारा को तक पहुंच गई। वो मतलब डगमगाती हुई शिला पत्थर ये सब क्रॉस करते हुए अंधेरा होने से पहले वो तीस्ता नदी तक पहुंच जाती है। लेकिन हम लोगों का जो कल्चर है ना उसमें क्या है ना, नदी का पानी को अपनी अंजलि मतलब दोनों हाथ में भर कर मतलब उसे क्या करते हैं ना संकल्प लेते हैं और कहते हैं कि उनके मन का जो भी मतलब बुराई पाप है ये सब दूर हो जाए। और वो लेखिका भी ऐसा ही चाह रही थी कि उनका जितना मन में मतलब गलत भावना पाप वगैरह हुआ सारी बह जाए। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी से मोहक वह रात महक उठी। अब क्या होता है ना, जितेन जो है ना छोटे से गेस्ट हाउस में मतलब गाना का तेज ये लगा देता है, उस पर अपने साथियों के साथ नाचना शुरू कर देता है। तो जैसे उन्हें लग रहा था लेखिका को कि कोई परी की कहानी से वो कम नहीं उन्हें लग रहा था। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया। हम सब अवाक ही उसे देखते रहे। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद। फिर मनी जो थी उनका एज था 50 वर्ष का था, लेकिन वो लड़कियों सबके साथ इस तरह से नाच कर रही थी कि लेखिका भी देख के आश्चर्य में पड़ गई। भाई कितना खुश है, तभी तो इस तरह से वो नृत्य कर रही है ना। लाल यूं की सुबह बेहद शांत और सुरम्य तीस्ता नदी की शांत धारा के सामने ही कलकल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं देखने
के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते हैं। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाऊ चली जाऊँ तो मुझे वहाँ सर्दियाँ बर्फ मिल जाएगी। कटाऊ यानी भारत का स्विट्जरलैंड, कटाऊ एक जगह का नाम है। वहाँ पर जाएंगी तो उन्हें वो बर्फ देखने को मिलेगी। लेकिन क्या कह रहा है, तो प्रदूषण की वजह से धीरे धीरे अब स्नोफॉल कम होते जा रहा है। कटाऊ जो अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाऊ जो लायुंग से 500 मीटर ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफर था। वह नवयुवक मुझे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ हुडुप कर लिया था, मतलब खा लिया था। मीठी झिरकियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ साथ अब हमारा सफर कटाऊ की ओर। कटाऊ का रास्ता और खतरनाक था, उस पर धुंध और बारिश। अब लेखिका वहां से कटाऊ जा रही थी। कटाऊ का रास्ता जो था सो बहुत खतरनाक था, धुंध और बारिश, धुंध भी लगा हुआ था, बारिश भी हो रही थी। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादलमय। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप, खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। और उस पर बारिश, एक चूक और सब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। मतलब बहुत खतरनाक रास्ता था, उस पर गाड़ी चलाना भी बड़ी मुश्किल हो रहा था। हमारी सांस लेने की आवाज के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी, इफ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ेगी, फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। फिर मतलब इस तरह का बीच बीच में ना स्लोगन लिख के दिया रहा था, मतलब दिया जा रहा था कि अगर देर हो जाए वो सही बात है, लेकिन दुर्घटना न हो। तो इसमें लिखा था दुर्घटना से देर भली, मतलब दुर्घटना से अच्छा है कि देर ही करो, मतलब जल्दी मत करो, और सावधानी करोगे तो मौत टलेगी। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाऊ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मनी स्विट्जरलैंड घूम आई थी, उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर। अब नार्गे बता रहा है कि जो है कटाऊ जो है ना सो भारत का स्विट्जरलैंड है। तो मनी स्विट्जरलैंड घूम के आई थी, तो वो मतलब बीच में ही टोकती है, बोलती है नहीं नहीं, स्विट्जरलैंड जो है से इतनी ऊंचाई पर नहीं है, तो उससे भी सुंदर है। हम कटाऊ के करीब आ रहे थे, सॉरी, हम कटाऊ के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पहाड़ थे आधे हरे काले दिख रहे थे, लग रहा था कि जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई और कहीं वह धूप में बह गई हो। मतलब पहाड़ पर कहीं कहीं बर्फ गिरा था तो वो सफेद लग रहा था, जहाँ बर्फ नहीं था वो काला दिखाई दे रहा। तो लेखिका को ऐसा लग रहा था कि पहाड़ पर जैसे किसी ने पाउडर छिड़क दिया हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर बोला, देखिए एकदम ताजा बर्फ है, लगता है रात में ही गिरी है यह बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरफ बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन की झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ। में जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी, चांदी से चमकते पहाड़। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोछो। मतलब एकाएक जितेन अब पूछता है कि मैडम आपको ये जगह कैसा लग रहा है? तो लेखिका बोलती है, राम रोछो, मतलब बहुत सुंदर। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा। और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। और तभी इस तरह से जब वो नार्गे जो है सुनता है लेखिका उनकी ही भाषा में बोल रही है, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है, आंख उनका चमक उठता है। तब तक क्या होता है ना, हल्की हल्की बर्फ भी गिरना शुरू हो जाता है। तिमरो माया सेंध मलाई सताऊं छ, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चूहू और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी लगाने थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। हम सभी सैलानी जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक ओर हो रहे थे।
कई सैलानी बर्फ पर लपेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद कर रहे थे। और जिस जगह पे पहुंचना था वहां पहुंच जाती है, जीप से उतरकर वो लोग बर्फ की सुंदरता तक देखती हैं। घुटनों घुटनों तक बर्फ भरा हुआ था। आसमान जैसे लग रहा था बर्फ से ढके पहाड़ और आसमान लग रहा था जैसे एक दूसरे को छू रहे हैं। सैलानी जो थे, मतलब जो पर्यटक थे, वो बर्फ पर लेट कर हर लम्हे की पिक्चर को ना कैमरे में कैद करने लगे थे। तो बहुत सुंदर वो जगह लग रहा था। मेरे पाँव झनझन करने लगे थे, पर मैं वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जो देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर लूं, पर कटाओ, युमथांग और झांकू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। तो और जगह पर जहाँ रुकी थी वहां पर टूरिस्ट स्पॉट था, तो वहाँ वो सब मिल जाता, लेकिन कटाओ में ऐसा नहीं था कि उनको लॉन्ग शूज मिल जाता। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिसे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में मैं यह हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसे ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की हुई। अब लेखिका देखती है कि इतना सुंदर ये सब जगह है, तो उन्हें ऐसा एहसास होता है कि हमारे ऋषि मुनि जो है सो वहीं पर बैठकर ना वेदों की रचना की होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सुंदर, ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। अब लेखिका को लगता है कि ये जगह अगर बड़ा से बड़ा भी अपराधी से इस जगह को देख ले तो सही में वो भगवान बुद्ध का अवतार बन जाए। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता है, दूसरों को अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मनी से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की यह कविताएं? तब लेखिका को मिल्टन की कविताएं जो सो ध्यान में आता है। उसमें वो लिखा हुआ था उस कविता में, शैतान भी जो ना इस सुंदर दृश्य को देखता है ना तो भी अमंगल करने का तो मतलब बुरा नहीं कर पाता है। तो मनी से पूछती कि क्या आपने ये कविता को पढ़ी है? पर मनी उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया की। देखो, प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है, गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो यही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल जड़ धारा बन हमारे सूखे कंठों की तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। अब प्रकृति की इस चीज को देख के कि मनी जो है ना सो क्या है, दार्शनिकों की तरह बात करने लगती है। बोलती हैं कि देखो, वो सर्दियों में बर्फ हो रहता है, गर्मी में ये पिघल जाता है। गर्मी में तो इतनी गर्मी होती है कि लोगों को पानी के लिए लोग त्राही त्राही करते हैं ना कंठ। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर स्वप्न जगाते उन लम्हों से मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक छीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। तो फिर लेखिका उन पहाड़ियों के बारे में सोचने लगी। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियां। ध्यान आए कि वह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था, आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं, फौजी बोला। फेरी भेटूला, फिर मिलेंगे, कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर देखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान भी नहीं आया कि जिन बर्फीली इलाकों में बैसाख के महीने में 5 मिनट में भी हम ठिठुरने लगते थे, हमारे ये जवान पोष और माघ में भी जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। और जिन संकरे, घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजर भरने में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरी सफर चेतना अंतरात्मा हलचल मचाने वाले। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताजा ताजा आया था। अब उनका मन उदास हो रहा था। वो देख रही थी कि पहले तो मजदूर सबको देखी रूट बनाते हुए, फिर फौजी सबको देख रही कि इस तरह वो ठंड में काम करते हुए। और उस छावनी पर क्या लिखा था, वी गिव अवर
टुडे मतलब हम लोग आपको आज दे रहे हैं कि आपका कल अच्छा हो, इसके लिए हम लोग मतलब पहरा दे रहे हैं। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण है, जुड़ गया था ढेर प्रियता और रोडोडेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगे बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी है। अब ये लोग वापस लौट रही हैं, तो जितेन बता रहा है कि 15 दिन के बाद आप देखिएगा तो पूरा ये घाटी रोडोडेंड्रो के फूल से भरा रहेगा। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हो चुके। बर्फ से ढके कटाव की हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। अब लेखिका को तो अब लौट रही थी तो उन्हें अब युमथांग जो था सो उतना अच्छा नहीं लग रहा था। वो तो क्योंकि कटाव को देख के आई थी ना, तो कटाव तो बहुत सुंदर था। बहरहाल युमथांग के चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? तो क्या बोलती है, नहीं मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। लेखिका जब चिप्स बेचने वाली वो स्त्री से पूछती है कि क्या तुम सिक्किमी हो, तो वो बोलती है कि नहीं मैं इंडियन हूँ। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किम भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। पहले सिक्किम जो था सो अलग एक देश था, बाद में वो ना भारत में मिल गया। तो वहाँ के लोग भी जो थे ना सो अपने को अब इंडियन ही मान रहे थे। वो तो इसलिए लेखिका पूछी थी उनसे कि क्या तुम सिक्किमी हो, तो वो बोलती है कि नहीं मैं इंडियन हूँ। जीप में बैठने को हुए एक ही पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मनी ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं है, सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। तो एक कुत्ता जो है सो रास्ता काट देता है जीप में जब बैठते हैं, तो मनी जो बताता है ये पहाड़ी कुत्ता है, ऐसे नहीं भौंकते हैं, ये चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या विस्मय और अविश्वास में से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगती है? तो उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा कि इस तरह का कुत्ता को देख के कुत्ता भी ऐसा होता है कि जो पूर्णिमा के समय वो भोगता है और अंधेरा चांदनी रात में ही भोगता है। चांदनी रात का क्या मतलब, पूर्णिमा में ही भोगता है। पूर्णिमा लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारियां देता रहा। मैडम यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह पर चावल छिटक कर गिर रहे थे वह चावल की खेती होती है। अब जितेन जो है सो उस गुरु नानक के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पर गुरु नानक के फुटप्रिंट भी है। गुरु नानक के थाली में जो थोड़े से चावल थे वो छिटक कर गिर गए थे, तो वही चावल की यहाँ पर खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाओ। उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़ नदी झरने हम इनकी पूजा करते, इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। फिर वो उंगली दिखा के बताता है, लेखिका को बताता है कि मैडम इस खेदुम कहते हैं। यह लगभग पूरे 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का वास होता है। यहाँ कोई गंदगी नहीं फैला सकता। अगर जो गंदगी फैलाएगा तो वो मर जाएगा। मतलब कहने का मतलब है पहाड़ नदी झरने हम इनकी पूजा करते हैं। तभी गैंगटोक इतना सुंदर है, मैंने कहा। तब लेखिका कहती, इसी वजह से गैंगटोक तुम्हारा इतना सुंदर है। गैंगटोक नहीं मैडम, गंगटोक कहिए, इसका असली नाम गंगटोक है। गंगटोक का मतलब है पहाड़। तो गैंगटोक बोलती है तो क्या बोलता है जितेन जो है सो बोलता है, नहीं इसे गंगटोक कहिए, गंगटोक का मतलब होता है पहाड़। इसे ध्यान में रखिएगा, गंगटोक का मतलब क्या होता है, पहाड़। मैं कुछ पूछती कि फिर वह फिर चालू हो गया, मैडम युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया, यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ता निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए अभी भी रास्ते बन ही रहे हैं। मतलब कह रहा है कि पहले ये क्या था ना, आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में ये बात आया कि यहाँ पर क्यों नहीं इसे हम टूरिस्ट स्पॉट बना दे कि जहाँ यहाँ फौजियों के साथ साथ सेनानी भी आया करेंगे, देखेंगे कि ये जगह कैसा है। हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी
असमाप्त खोज का नाम है सौंदर्य। मन ही मन में कहती हूँ, जीप आगे बढ़ने लगती है। अब लेखिका बोलती है कि हाँ, अभी भी नए नए खोज जारी है। इसका मतलब है कि मनुष्य का जो है ना, मनुष्य के इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। तो मनुष्य का खोज कभी रुकता नहीं है, वो एक नए जगह हमेशा खोजते रहता है। और ये बात जो है सो कहती है, मन ही मन में कहती है, जीप फिर आगे बढ़ने लगती है। इस प्रकार ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे।